नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा हाजिर हूं आप सभी के सामने आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ विशेष के बारे में। जी हां, श्राद्ध पक्ष चल रहा है। मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूं इस वीडियो को बनाने में क्योंकि बिजी शेड्यूल के कारण, बट कुछ बहुत ज़्यादा मैसेजेस थे कि काफ़ी लोगों को उत्सुकता थी इस बारे में जानने की और काफ़ी लोग इस चीज़ को अपने जीवन से मुक्त करना चाहते थे। जी हाँ, श्राद्ध पक्ष विशेष जो ये मैंने बनाया है, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं पितृदोष के बारे में। पितृदोष आखिर कैसे होता है कुंडली में, क्या प्रॉब्लम होती है, क्या समस्याएं होती है और क्या उसका सॉल्यूशन है, उसका एक अच्छा सा विश्लेषण मैं आपको यहां पर देने वाला हूं। पितृदोष के बारे में कुछ भी बोलने से पहले अभी सिर्फ इतना सा बताना चाहूंगा दोस्तों कि कोरोना के कारण जो आप डर रहे हैं, जो आप परेशान हो रहे हैं और जो मेरे पास कंटिन्यू मैसेजेस आ रहे हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि थोड़ा सा पेशेंस रखें, किसी भी तरह से जल्दबाजी ना करें, अपने दिमाग में इतना ज़्यादा जल्दी नेगेटिविटी को ना भरें, थोड़ा सा पेशेंस रखें। मैं सारी चीज़ें हमेशा क्लियर करने की कोशिश करता हूं और हर बार पूरी तरह से क्लियरिटी आप सभी को देता हूं। और अभी भी बोल रहा हूं, थोड़ा सा समय है, शांत रहें। ये केसेस बहुत जल्दी कम होंगे, बढ़ेंगे नहीं। इससे आगे थोड़े दिनों बाद, एक दो दिन में जब मैं वापस वीडियोज़ बनाऊंगा तब मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो अभी हम यहाँ पर बात करते हैं पितृदोष के बारे में। देखिए, पितृदोष अपने आप में एक बहुत बड़ा दोष माना गया है। ज्योतिष शास्त्र को, हिंदू धर्म में या धर्म शास्त्र में अगर बोलें तो ज्योतिष शास्त्र को वेदों का छठा अंग बोला गया है। उसी तरह से पितृदोष को भी ज्योतिष शास्त्र में एक बहुत बड़ा दोष बोला गया है। आखिर कैसे लगता है कुंडली में पितृदोष, सबसे पहले ये जान लेते हैं। सबसे आसान तरीका है पितृदोष को जानने का कि किसी भी कुंडली में पितृदोष कैसे लग रहा है, क्योंकि काफी लोग पितृदोष बोल के कोई पूजा पाठ के नाम पे पैसे ठग लेते हैं, तो कोई पता नहीं क्या क्या बोल के किस तरह से पैसे ठग लेते हैं। इसीलिए किसी को भी पैसा देने से पहले दो बार सोचिए कि क्या वाकई में जरूरत है या नहीं है, या आप खुद भी उस पितृदोष को अपने जीवन से हटा सकते हैं। और स्पेशली श्राद्ध पक्ष, जो पूर्वजों का महीना बोला जाता है, उस पक्ष में, श्राद्ध पक्ष में पितरों के तर्पण करने से, पितरों की पूजा करने से पितृदोष को अपने जीवन से आप पूरी तरह से हटा सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में आपने अपनी कुंडली देखी होगी, सूर्य अगर राहु या केतु से पीड़ित है, सूर्य अगर राहु के साथ है या सूर्य अगर केतु के साथ है, तो वहां पर पितृदोष लग जाता है। इसमें भी पहला घर, दूसरा घर, चौथा घर, पांचवा घर, सातवां घर और 10वां घर, ये जो घर होते हैं, यहां पर पितृदोष काफी ज्यादा प्रबल लगता है। तो अगर आपकी भी कुंडली में सूर्य और राहु या सूर्य और केतु पहले, दूसरे, चौथे, पांचवें, सातवें या 10वें घर में हैं, तो यहां पर पितृदोष लगता है। तो इसीलिए पितृदोष कैसे लगता है ये मैंने आपको बता दिया। आप अपनी कुंडली खोल के आराम से इसमें देख सकते हैं। अब आगे फटाफट से चलते हैं इसमें कि पितृदोष ये जो लगा है आपको, अगर आपकी कुंडली में है तो इसके क्या क्या प्रभाव आपको हो सकते हैं, कैसे पता चलेगा कि पितृदोष लगा हुआ है। देखिए, जिस किसी की भी कुंडली में पितृदोष लगा होता है, सबसे पहले उसके सारे काम रुक रुक के होते हैं, हर काम में बाधा आती है, वैवाहिक जीवन में परेशानी आती है, या विवाह नहीं होता है, काफी लंबे समय तक विवाह नहीं हो पाता। स्पेशली जब तक 32, 35, 38 तक जब शादी नहीं होती, तो पितृदोष वहां पर प्रबल हो जाता है। इसके अलावा अगर यहां पर हम देखें तो पितृदोष और लगने के कारण क्या क्या होते हैं, आपके ऊपर कर्जा बढ़ता जाता है। अगर आपके ऊपर कर्जा बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा कर्जा हो रहा है, तो इसका भी एक कारण होता है कि आपके ऊपर पितृदोष यहां पर लगा हुआ है। पितृदोष लगने के और क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो यहां पर मैं और भी बताता हूं आपको। संतान अगर नहीं होती है तो भी पितृदोष यहां पर लगता है। संतान अगर किसी की संतान विकलांग होती है या फिर मंद बुद्धि होती है, तो उस समय भी वहां पर उसको पितृदोष से आंका जाता है। साथ ही साथ अचानक जब दुर्घटना पे दुर्घटना होने लगती है, तो वो भी पितृदोष में काउंट किया जाता है। बहुत ज्यादा धोखा खाते हैं, हर बार किसी न किसी से धोखा खा रहे हैं, तो भी वहां पर पितृदोष काउंट किया जाता है। परिवार में एकता नहीं होती, अशांति ज्यादा होती है और मन नहीं लगता, तो वहां पर भी पितृदोष को काउंट किया जाता है। तो इस तरह से पितृदोष कहीं ना कहीं काफी बार हमें देखा गया है। प्रेत बाधा जैसी लगती संभावना है कि प्रेत बाधा तो नहीं है, कहीं ना कहीं ऐसी कोई परिस्थिति तो नहीं है, तो वहां पर भी आपको पितृदोष बोला गया है। तो कहीं ना कहीं देखा गया है कि पितृदोष के कारण बहुत सारे होते हैं। तो पितृदोष क्यों लगता है कुंडली में, वो मैंने अभी आपको बताया। अगर आपकी कुंडली में पितृदोष लगा हुआ है, तो ये आपको कैसे पता चलेगा, ये आपको ये सारी चीजें पता करने से पता चलेगा। पितृदोष आखिर होता क्या है? देखिए, पूर्वजों द्वारा किया गया कोई कार्य जिसका ऋण आपके ऊपर आता है, उसे पितृदोष कहते हैं। पितृ ऋण भी बोलते हैं इसे।
पितृ ऋण, पूर्वजों का ऋण जो कि आपकी कुंडली में है और जो कि उनके द्वारा किया गया कोई ऐसा कार्य है जो कि आपके ऊपर आया है, जिसका फल, कर्म उनके थे बट फल अब आपको चुकाना है। क्योंकि हम जैसे बोलते हैं 7 पीढ़ियां होती है, एक ही इंसान के फैमिली की 7 पीढ़ियां होती है। तो जैसे जैसे पीढ़ियां आगे चलती जाती है, एक एक पीढ़ी के पाप और पुण्य का कैलकुलेशन होता है। ये हकीकत बात है और ज्योतिष शास्त्र में इसका पूरा का पूरा आधार माना गया है। तो अगर कोई पारिवारिक में कोई सदस्य धर्म के विरुद्ध अगर आचरण कर रहा है, या फिर वो अपने पितरों का नुकसान कर रहा है, गौ हत्या कर रहा है, या किसी की अकाल मृत्यु हुई है, किसी ने आत्महत्या करी है, या किसी ने गौ हत्या करी है, या किसी ने नाग हत्या करी है, या किसी ने पीपल के या बरगद के वृक्ष को काटा है, तो ये काफी सारे ऐसे रीजन होते हैं जिसके कारण से पितृदोष लगता है। या किसी ने, आप ये मान के चलिए कि किसी ने किसी का बहुत ज़्यादा बुरा व्यवहार किया है, किसी ने किसी पवित्र स्थल का अपमान किया है, तो भी पितृदोष यहाँ पर लगता है। तो इसके बहुत सारे आधार होते हैं कि पितृदोष आखिर क्यों लगा है मेरी कुंडली में। ओके, अब यहाँ पर हम बात करेंगे उपायों की कि आखिर क्या ऐसे उपाय हैं जिन्हें करके हम पितृदोष को नष्ट कर सकते हैं। देखिए, पितृदोष को खत्म करने के लिए, पितृदोष के प्रभाव को खत्म करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण महीना जो माना जाता है वो है हमारा श्राद्ध पक्ष का महीना। श्राद्ध पक्ष में हमें पितरों का तर्पण करना चाहिए, उन्हें धूप ध्यान करके और पितरों को भोजन कराना चाहिए, पितरों के नाम का दान करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें विधि पूर्वक करनी चाहिए। इसके अलावा मैं आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं अमावस्या की। अमावस्या को पितरों का दिन माना जाता है, पूर्वजों का दिन माना जाता है, और स्पेशली शनि अमावस्या या सोमवती अमावस्या, जब ये अमावस्या आ जाती है तो वो दिन काफ़ी ज़्यादा अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन बन जाते हैं। सोमवती अमावस्या की अगर बात करें तो सोमवती अमावस्या के दिन आप पीपल के पेड़ पर जाएं और पीपल के पेड़ को एक जनेऊ चढ़ाएं तथा आप भगवान विष्णु की आराधना करें, तो वहां पर भगवान विष्णु की पूजा करें तो पितृदोष का नाश होता है। साथ ही साथ शनिवार के दिन आप जाएं, काले उड़द आप अगर पीपल के पेड़ पर चढ़ाएं, सरसों के तेल का एक दिया लगाएं और शनि की पूजा करें तो भी पितृदोष का नाश होता है। इसी तरह से पूर्णिमा के दिन, जब पूरा चांद होता है और पूर्णिमा के दिन और शुक्ल पक्ष की पंचमी, अष्टमी, नवमी, 14 डे और 15 डे, मतलब 14 और अमावस्या, शुक्ल पक्ष की पंचमी, अष्टमी, नवमी, 14 और अमावस्या, इन सब के दिन पूर्वजों का आपको दान करना चाहिए। इससे भी आपका पितृदोष खत्म होता है। और यहां पर शनिवार के दिन स्पेशली सूर्योदय से पूर्व ही कच्चा दूध और काले तिल अगर नियमित तौर पे पीपल के पेड़ पर चढ़ाए जाएं तो भी पितृदोष का नाश होता है। भगवान शिव की नियमित तरह से पूजा करने से भी पितृदोष का नाश होता है। और स्पेशली भगवान शिव को आंकड़े के फूल, जो आग के फूल आते हैं, अगर डेली 21 फूल अगर चढ़ा दिए जाएं या स्पेशली सोमवार को 21 फूल चढ़ा दिए जाएं तो भी वहां पर पितृदोष का नाश होता है। इसके अलावा जब भी श्राद्ध पक्ष आता है तो जो भी आपके पितरों की तिथि है उस तिथि के दिन धूप ध्यान करके और किसी ब्राह्मण को भोजन कराने से भी पितृदोष का नाश होता है। इसी तरह से कहीं ना कहीं आप देखिए कि कभी कभार हम ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें करना भूल जाते हैं। जैसे कि आप जब श्राद्ध पक्ष में जब अपने पितरों की पूजा कर रहे हैं, जब अपने पितरों को भोजन करा रहे हैं, तो उसी समय आपको कौवे को, कुत्ते को और गाय को भी भोजन कराना चाहिए। उस समय आपको सबसे पहले सुबह उठ के आपको नियमित तौर पे स्नान करके एक शुद्ध भोजन बना के, और स्पेशली भोजन में खीर जरूर बनाएं, दूध का प्रसाद जरूर बनाएं, वो पितरों के लिए स्पेसिफिकली माना जाता है। तो आप खीर पूरी का भोग यहाँ पर गाय को लगा सकते हैं, कुत्ते को लगा सकते हैं और आप कौवों को भी डाल सकते हैं। हालांकि आज के समय में कौवे बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाते हैं, पर अगर कहीं किसी के आसपास हैं तो ज़रूर खिलाएं। उसके बाद ब्राह्मण को पूरे दिल से भोजन करा के फिर आप स्वयं भोजन ग्रहण करें। उससे भी आपके पितृ खुश होते हैं, पूर्वज खुश होते हैं और आपको अच्छा आशीर्वाद देते हैं। हनुमान जी की पूजा करने से नियमित तौर पे, और हनुमान जी को चोला चढ़ाने से तथा बंदरों को चने और केले खिलाने से भी पितृदोष का नाश होता है। तो दोस्तों, ये सारी चीजें थी पितृदोष के ऊपर। मैंने आपको बताया कि पितृदोष आपकी कुंडली में है या नहीं, यह पता कर सकते हैं। फिर मैंने बताया कि पितृदोष कैसे, उसका प्रभाव क्या होता है, कैसे पता चलता है कि पितृदोष वाकई में लग रहा है, वो भी मैंने आपको बता दिया।
पितृदोष के क्या क्या नुकसान होते हैं वो मैंने आपको बताया, और अंत में मैंने आपको बताया पितृदोष के उपाय क्या क्या है। तो आई होप कि इस पूरे श्राद्ध पक्ष में आप भी अपने पितरों का तर्पण करेंगे और उन्हें उनके दिन के दिन, जिस दिन उनका हो उस दिन आप नियमित तौर पे धूप ध्यान अगरबत्ती करके और किसी ब्राह्मण को भोजन करा के अपने ऊपर से पितृदोष को हटाएंगे। मान लीजिए कि अगर किसी को नहीं पता है कि मेरे पूर्वज की कब डेथ हुई थी, तो एक चीज जरूर बोलूंगा कि अंतिम दिन, जब श्राद्ध पक्ष का अंतिम दिन होता है, जब अमावस्या होती है, उस दिन आप जरूर से धूप लगाएं, जरूर से धूप ध्यान अगरबत्ती जरूर करें। और अगर किसी और दिन भोजन ना करा पाए तो उस दिन आप जरूर भोजन कराएं। इससे भी जो पुराना, जो पहला आपको अगर कोई या भूल चूक माफ हो जाती है, अगर कोई याद नहीं रहता है, तो उस दिन करने पर भी उतना ही आपको फल मिल जाता है। तो इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने अपने जीवन से सारी परेशानियों को हटाएं, अपने अपने जीवन से इन सारी मुसीबतों को दूर करें और कोशिश करें कि अपने जीवन को आप और भी ज्यादा सुखद यहां पर बना पाएं। इसके अलावा कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है। मैं आने वाली वीडियो में कोरोना के बारे में और ज्यादा जानकारी आप लोगों को जरूर दूंगा। वीडियो को प्लीज 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 लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख पाएं। इसके अलावा अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं या कुछ अपनी कुंडली के बारे में एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कुंडली एनालिसिस में पेड करता हूं, उसके लिए आपको फीस देनी पड़ती है। धन्यवाद।